नमस्कार बच्चों, मैं अजय चौरसिया, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सिलवानी, जिला रायसेन, आप सभी का सामाजिक विज्ञान की इस कक्षा में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग इस समय कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के अध्याय 6 प्राकृतिक आपदाएं और आपदा प्रबंधन का अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्याय का ये 5वां वीडियो है। पिछले 4 वीडियो में हमने आपदा से आशय और उसके प्रकार, प्राकृतिक आपदा के रूप में सूखा आपदा, बाढ़ आपदा तथा भूकंप आपदा का अध्ययन किया था। आज के वीडियो में हम इस अध्याय के अंतर्गत भूस्खलन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। भूस्खलन क्या है, भूस्खलन क्यों होता है, ये अधिकतर किन क्षेत्रों में होता है, भूस्खलन के क्या प्रभाव होते हैं और इसके निवारण के क्या उपाय हैं, इन सभी बातों का अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। तो चलिए हम आज का वीडियो आरंभ करते हैं। बच्चों, आप लोगों ने टेलीविज़न और समाचार पत्रों में इस तरह के समाचार ज़रूर देखे होंगे और ज़रूर पढ़े होंगे कि किसी सड़क पर अथवा रेल की पटरी पर किसी पहाड़ी से पत्थर या मिट्टी के खिसक कर आ जाने से सड़क मार्ग बंद हो गया अथवा रेल यातायात बंद हो गया। आप लोग जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा भूस्खलन की वजह से होता है, जिसमें चट्टान समूह खिसक कर ढाल से नीचे गिरता है। चट्टानों, मिट्टी अथवा मलबे के ऐसे ढेर जो खुद अपने भार के जोर के कारण पहाड़ों की ढलानों अथवा नदियों के किनारों पर आ जाते हैं, भूस्खलन कहलाता है। आइए सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि भूस्खलन के कारण क्या हैं। यद्यपि भूस्खलन धीरे धीरे होते हैं, फिर भी आकस्मिक स्खलन बिना चेतावनी के भी हो सकते हैं। भूस्खलन होने के बारे में कोई पक्की चेतावनी मौजूद नहीं है, अतः भूस्खलन की आपदा घटने का पूर्वानुमान लगाना कठिन है। भूस्खलन मुख्य रूप से स्थानीय कारणों से उत्पन्न होते हैं, इसलिए भूस्खलन के बारे में आंकड़े एकत्र करना और इसकी संभावना का अनुमान लगाना न सिर्फ मुश्किल अपितु काफ़ी महंगा पड़ता है। भूस्खलन को परिभाषित करना और इसके व्यवहार को शब्दों में बांधना मुश्किल कार्य है, परंतु फिर भी पिछले अनुभवों, इसकी बारंबारता और इसके घटने को प्रभावित करने वाले कारकों जैसे भूविज्ञान, भू आकृतिक कारक, ढाल, भूमि का उपयोग, वनस्पति आवरण और मानव क्रियाकलापों के आधार पर भारत को विभिन्न भूस्खलन क्षेत्रों में बांटा गया है। भूस्खलन के लिए प्रमुखतया भूकंप, बाढ़ और चक्रवात की स्थितियां उत्तरदायी होती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में मानव द्वारा रास्तों के निर्माण करने अथवा कृषि के लिए खड़ी ढाल वाले क्षेत्र बनाना भी भूस्खलन को जन्म देता है। आपको मालूम होगा कि सड़क बनाने के लिए मिट्टी, पत्थर और मुरम की आवश्यकता होती है और इन सब को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े पहाड़ों पर विस्फोटक लगाकर इनका उत्खनन किया जाता है। जब मिट्टी, मुरम अथवा पत्थर प्राप्त करने के लिए पहाड़ी इलाकों में विस्फोटक लगाया जाता है तो उस क्षेत्र की और उसके आसपास की ज़मीन हिल जाती है, वहाँ पर भूकंप की तरह झटके आने लगते हैं। इस कारण से भी भूस्खलन होता है। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में जब भूकंप के तीव्र झटके आते हैं तो ढालों की चट्टानें और मिट्टी खिसकने लगती है। ये बहुत ही खतरनाक होती है। बाढ़ के प्रकोप के कारण कगारों की मिट्टी कमज़ोर हो जाती है, जिससे मिट्टी चट्टानों के साथ खिसकने लगती है। तीव्र चक्रवातों और झंझावातों का आना भी भूस्खलन को जन्म देता है। आइए अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे देश में किन किन स्थानों पर भूस्खलन होता है। पूरे देश को 3 भागों में बांटा गया है। इनमें सबसे पहला है अत्यधिक प्रवण क्षेत्र अथवा अत्यधिक सुवेद्यता क्षेत्र। ज़्यादा अस्थिर हिमालय की युवा पर्वत श्रृंखलाएं
अंडमान और निकोबार, पश्चिमी घाट और नीलगिरी में अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र भूकंप प्रभावी क्षेत्र और अत्यधिक मानव क्रियाकलापों वाले क्षेत्र जिसमें सड़क और बांध निर्माण इत्यादि आते हैं, अत्यधिक भूस्खलन सुवेद्यता क्षेत्रों में रखे जाते हैं। दूसरा है अधिक सुवेद्यता क्षेत्र। अधिक भूस्खलन सुवेद्यता क्षेत्रों में भी अत्यधिक सुवेद्यता क्षेत्रों से मिलती जुलती परिस्थितियां हैं। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर है भूस्खलन को नियंत्रण करने वाले कारकों के संयोजन और गहनता की बारंबारता का। हिमालय क्षेत्र के सारे राज्य और असम को छोड़कर उत्तर पूर्वी क्षेत्र इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला है मध्यम और कम सुवेद्यता क्षेत्र। पार हिमालय के कम वृष्टि वाले क्षेत्र, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में स्पीति, अरावली पहाड़ियों में कम वर्षा वाला क्षेत्र, पश्चिमी व पूर्वी घाट के व दक्कन पठार के वृष्टि छाया क्षेत्र ऐसे इलाके हैं जहां कभी कभी भूस्खलन होता है। इसके अलावा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा और केरल में खदानों और भूमि धंसने से भूस्खलन होता रहता है। आइए अब हम बात करेंगे भूस्खलन के प्रभाव की अथवा इसके परिणाम की। सामान्यतः भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी फटने, सुनामी और चक्रवात की तुलना में कोई बड़ी घटना नहीं है, परंतु इसका प्राकृतिक पर्यावरण और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। भूस्खलन में सबसे अधिक खतरा गहरे ढालों, पर्वतीय घाटी से निकलने वाली नदियों की तलहटी अथवा नदी के मुहाने पर स्थित बस्तियों के लिए रहता है। भूस्खलनों का प्रभाव अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में पाया जाता है तथा स्थानीय होता है, परंतु सड़क मार्ग में अवरोध, रेल पटरियों का टूटना और जल वाहिकाओं में चट्टानें गिरने से पैदा हुई रुकावटों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। भूस्खलन की वजह से नदी के रास्तों में बदलाव हो सकता है और इस कारण से गंभीर बाढ़ आ सकती है और जान माल को नुकसान हो सकता है। इससे इन क्षेत्रों में आवागमन मुश्किल हो जाता है और विकास कार्यों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। भूस्खलन अपने मार्ग में आने वाली किसी भी वस्तु को नष्ट कर देता है। भूस्खलन के कारण सड़कें, संचार की लाइनें, बस्तियां, नदी का प्रवाह, कृषि भूमि आदि अवरुद्ध हो जाते हैं अथवा दब जाते हैं। भूस्खलन कृषि उपज को भी हानि पहुंचाते हैं। भूस्खलन होने के स्थान और समय के आधार पर जान माल की हानि अधिक होती है। भयंकर भूस्खलन ने हजारों व्यक्तियों की जान ले ली हैं। आइए अब हम भूस्खलन निवारण के उपायों की चर्चा करते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि भूस्खलन आने के कारण स्थानीय होते हैं और अलग अलग होते हैं। इसी आधार पर भूस्खलन से निपटने के उपाय भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होने चाहिए, क्योंकि हर जगह भूस्खलन आने के कारण अलग अलग हो सकते हैं। सर्वप्रथम आपदा संकट मानचित्रण करके भूस्खलन के क्षेत्रों का पता लगाना आवश्यक होता है। एक ऐसा मानचित्र तैयार किया जाना चाहिए जिसमें हमें ये पता हो कि कहाँ कहाँ पर भूस्खलन की संभावना ज़्यादा है। ऐसा करने से ये पता लग सकेगा कि बस्तियां बसाने के लिए कौन कौन से क्षेत्रों से बचा जाए। अधिक भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में बड़े निर्माण कार्य तथा विकास कार्य नहीं किए जाने चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि किन स्थानों पर ज़्यादा भूस्खलन होता है। उन क्षेत्रों में बड़े निर्माण कार्य अथवा विकास कार्य नहीं किए जाने चाहिए। पहाड़ी ढालों पर प्राकृतिक वनस्पति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वनस्पति विहीन ऊपरी ढालों पर उपयुक्त प्रजाति के वृक्षों को रोपित करके पुनः वनस्पति युक्त बनाया जाना आवश्यक है। ऐसी पहाड़ियाँ जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं हैं वहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए। पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को
बांध कर रखती हैं और भूस्खलन को होने से रोकती हैं। सड़कों, सिंचाई नहरों आदि के निर्माण में इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि प्राकृतिक जल निकासी का मार्ग अवरुद्ध ना हो। जो नदी का बहाव का क्षेत्र है वहाँ पर किसी प्रकार का ऐसा कार्य नहीं किया जाना चाहिए जिससे कि नदी का बहाव रुक जाए और नदी बहने के लिए कोई दूसरा रास्ता बना ले। समतल जल निकासी नियंत्रण केंद्र तथा पहाड़ी स्थानों पर सड़कों के किनारे भूस्खलन को रोकने हेतु बनाई गई पुख्ता दीवारें बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती हैं। मजबूत बुनियाद के साथ नक्शे तैयार करके बनाए गए भवन भूमि की संचलन शक्ति को सहन कर लेते हैं। भवनों की नींव अर्थात उनकी बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। भूमि के नीचे बिछाए गए पाइपलाइन केबल्स अर्थात तार लचीले होने चाहिए ताकि वो भूस्खलन से उत्पन्न दबाव का सामना आसानी से कर सकें। स्थानांतरी कृषि वाले उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर कृषि कार्य किया जाना उपयुक्त होगा। भूस्खलन को रोकने का सबसे सस्ता और प्रभावी तरीका है वनस्पति आच्छादन का विस्तार करना अर्थात ऐसी जगहों पर पेड़ पौधों को लगाना। ऐसा करने से मिट्टी की ऊपरी परत निचली परत के साथ जुड़ जाती है। अत्यधिक अपवाह और भूक्षरण को भी इससे रोका जा सकता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने भूस्खलन को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अगले वीडियो में हम इस अध्याय के अगले टॉपिक सुनामी पर चर्चा करेंगे। अगर आप हमारा अगला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए जिससे कि हमारा वीडियो आपको सही समय पर देखने को मिल सके। धन्यवाद।